Assalamu alaikum dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 15 of USA history. In this very lecture we will cover about the topic of United States role in international conflict. इसमें हम लोग टाइम बाय टाइम देखेंगे कि किस तरह से यूएसए ने अपना रोल प्ले किया इन वियतनाम वॉर, इन क्यूबन क्राइसिस, इन अफगान क्राइसिस, इन यूएसएसआर एंड वॉर ऑन टेरर। लाइक पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे और करंटली हम लोग ये भी देखेंगे कि यूएसए का रोल अरब कंट्रीज़ में किस तरह रहा है। ठीक है, अरब कंट्रीज़ या जो भी हमारे पास मिडिल ईस्ट है हमारा, उसमें जो करंटली इजराइल और हमास की जंग चल रही है या रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके पर्सपेक्टिव को भी इंशाल्लाह हम लोग आज के अपने इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनाइटेड स्टेट का रोल देखते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूएसए जो है ना वो डिफेंस की प्रमोशन में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, फ्रीडम ये समझते हैं कि देखें अब वन बाय वन अगर हम लोग देखें कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो वन है हमारे पास डिफेंस। ठीक है, वो डिफेंस को कंट्रोल करता है। फ्रीडम को ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से प्रमोट करना है, उसको किस सिम्त में लेकर चलना है, ये भी कौन देखता है, यूएसए देखता है। डेमोक्रेसी को किस तरह से प्रमोट करना है और डेमोक्रेसी को किस तरह से हम लोगों ने अलाइव रखना है, ये भी यूएसए देखता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन किस तरह करनी है और कहाँ पे ह्यूमन राइट्स की अगर वायोलेशन हो रही है तो उसको किस तरीके से हम लोगों ने रोकना है, उसको काउंटर करना है और उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कहाँ पे रिफॉर्म्स लानी है। ठीक है, अगर कहीं पे ह्यूमन क्राइसिस हैं या ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है तो हम लोगों ने कैसे उसको रोकना है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रोल है। ठीक है, ये 4 मैंने रोल्स बता दिए हैं, डिफेंस का, फ्रीडम का, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की कहीं पे वायलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, यूनाइटेड स्टेट का काम है। देखते हैं हम लोग सोवियत इंटरवेंशन कब कैसे क्यों की गई। अफगान हैज़ वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट मुस्लिम रूल इन द वर्ल्ड। हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान में या उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में ना तालिबान की गवर्नमेंट रही है। ठीक है, तालिबान क्या रोल प्ले करते हैं अफगानिस्तान में, यूएसएसआर का क्या कॉन्सेप्ट है, यूएसएसआर जो है ना वो किस तरीके से मतलब इधर अफगानिस्तान में किस तरह से इंटरवेंशन उसने की और किस तरह से यूएसएसआर की फौजें जो है ना वो फिर यहाँ से निकल गई। ठीक है, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान ने यूएसएसआर को निकलने में किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ का साथ दिया, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट का हम लोग इसमें रोल देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यही रोल देखा है कि सोवियत ने इंटरवेंशन की अफगानिस्तान में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कौन सा टाइम पीरियड है, इसमें हम लोगों ने देखा कि 1960 से 70 तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये वो टाइम पीरियड है जब यूएसएसआर जो है ना वो अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करता है। ठीक है, ये वही टाइम पीरियड है, पहले जो है ना अफगानिस्तान जो है ना वो पीसफुल कंट्री कंसिडर किया जाता था, वहाँ पे बहुत पीस था। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, क्राइसिस लाइक सिचुएशन शुरू होती है, मतलब ऐसा दौर अफगानिस्तान के अंदर शुरू होता है जो आज तक क्राइसिस लाइक सिचुएशन से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है अफगानिस्तान को जब 9/11 का वाक़या पेश आता है और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, स्पेशली वो किन के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है, अफगानिस्तान स्पेशली तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है कि तालिबान वहाँ पे मतलब उसामा बिन लादेन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से उसामा बिन लादेन का रोल अल्टीमेटली या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अरब के जो भी मतलब बाशिंदे थे उनका रोल किस तरह से 9/11 के वाक़ये में रहा है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, यहाँ से मैंने बता दिया है कि यहाँ से जो है ना अफगानिस्तान में क्राइसिस लाइक सिचुएशन राइज होना शुरू हो जाती है। इसमें हम लोग ने देखा कि किस तरह से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को सप्रेस किया गया, वहाँ पे लोगों को जीने का हक नहीं दिया गया, किस तरह से वहाँ पे तालिबान ने पूरी कंट्री को मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया और इस तरह से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब लाइफ की सिचुएशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट जो उनका कोड ऑफ लाइफ था, यानी कोड ऑफ लाइफ जो था ना उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना वुमेन को आज़ादी थी, ना वुमेन को पढ़ने की आज़ादी थी, ना वहाँ पे कोई फ्रीडम थी, ना डेमोक्रेसी थी। ज़ाहिर तालिबान में थे ना वो चाहते थे कि वहाँ पे औरतें चार दीवारी के अंदर रहें, वहाँ पे लोगों को राइट्स ना मिले, वुमेन स्पेशली उनको सप्रेस रखा गया। ठीक है, स्पेशली आप लोग कह सकते हैं कि वुमेन के पर्सपेक्टिव में स्ट्रिक्ट कोड ऑफ लाइफ है। ठीक है, तालिबान का। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रेवोल्यूशन आता है 1978 में एक रेवोल्यूशन आता है जिसके तहत क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना अफगानिस्तान की हिस्ट्री का यही वो टर्निंग पॉइंट है
ठीक है, मैंने बता दिया है ना, यहाँ से जो है ना क्राइसिस लाइक सिचुएशन अफगानिस्तान का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। ये वो टाइम पीरियड है जब अफगानिस्तान के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तालिबान की गवर्नमेंट्स आती हैं, तालिबान किस तरह से उसको अपने फुल कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे एथनिक जो भी उनकी मिनॉरिटीज़ हैं या जो भी उनका एथनिक या सेक्टेरियन उनका मतलब सिस्टम है वो उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। ठीक है, फादर्स रिजीम्स जो थी ना वो प्रो सोवियत कम्युनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड थी, यानी वो प्रो सोवियत के नक्शे कदम पर चलती थी। लेकिन इसके बाद 1978 के रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक अफगानिस्तान में टर्निंग पॉइंट होता है। हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट होता है जब अफगानिस्तान का पूरा ही फेज जो है ना वो तब्दील होकर रह जाता है। इसमें हम लोग फेजेस देखते हैं कि किस तरह से ना फेजेस नहीं हैं। तालिबान की गवर्नमेंट आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, वहाँ पे कौन से इस तरह के मतलब हालात थे जिसकी वजह से तालिबान अफगानिस्तान में कंट्रोल लेते हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन का क्या उसमें रोल रहा है, यूएसएसआर का हम लोग स्पेशली टाइम पीरियड देखते हैं, उसको हम लोग चंद फेजेस में डिवाइड करते हैं। वो फेजेस मैं बताऊंगी कि किस तरह से यूएसएसआर वहाँ पे इंटरवेंशन करता है, मिडिल स्टेज उसकी क्या है, वो किस तरह से निकलता है, यूएसएसआर की अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, फर्स्ट फेज हमारे पास जो है ना ये है हमारे पास फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि फर्स्ट फेज कब से स्टार्ट होता है, 1980 से 82 तक का जो टाइम पीरियड ना वो फर्स्ट फेज है जब यूएसएसआर जो है ना वो वहाँ पे इंटरवेंशन करता है अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, यूएसएसआर जो है ना वो बिग सिटीज को कंट्रोल में ले लेता है, इंपॉर्टेंट रोड्स और जो भी इस तरह की मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं ना उनको कंट्रोल में ले लेता है और उन पे अटैक्स करना शुरू कर देता है। जो सेकंड फेज है वो हमारे पास कब स्टार्ट होती है, 82 से हमारे पास 85 तक स्टार्ट होती है। 82 से 85 तक का जो टाइम पीरियड है ना वो सेकंड फेज है। इसमें क्या होता है कि यूएसएसआर फोकस करता है कि हम लोगों ने किस तरह से अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली और सोशली किस तरह से हम लोगों ने इसको कमज़ोर रखना है अफगानिस्तान को। ठीक है, जो थर्ड फेज है हमारे पास वो कब से स्टार्ट होती है, 85 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। ठीक है, और वो कब तक जारी रहती है, 87 तक जारी रहती है। थर्ड फेज हमारे पास जो है 85 से 87 तक। ठीक है, ये थर्ड फेज है हमारे पास। इसमें जो है ना सोवियत जो है ना वो इंटरनेशनल हेल्प से थर्ड फेज में क्या होता है कि यूएसएसआर को ज़्यादा मतलब तरक्की नहीं मिलती क्योंकि यूएसएसआर भी उस वक्त तक बहुत कमज़ोर हो जाता है क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान मिलकर जो है ना वो यूएसएसआर के खिलाफ एक अलायंस बनाते हैं और फिर उसको कमज़ोर करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और यूएसएसआर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि यूएसएसआर जो है ना वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। ठीक है, हमारे पास जो फोर्थ स्टेज है ना वो कब से स्टार्ट होती है, फोर्थ फेज जो है ना 87 से कब तक रहती है, 1988 तक रहती है। अच्छा, ये जो फेज है ना इसमें क्या होता है कि सोवियत जो है ना वो यहाँ से यूएसएसआर सोवियत यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है ना यहाँ से डिपार्चर कर जाता है, यानी यहाँ से उसकी फौजें निकल जाती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, 1991 में यूएसएसआर जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को तमाम कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। ऑलरेडी हम लोग यही कुछ सारा कुछ देख चुके हैं। कोल्ड वॉर में किस तरह से यूएसएसआर बनते हैं, यूएसएसआर वार्सा पैक्ट किस तरह साइन करता है, वार्सा पैक्ट किसको काउंटर करने के लिए बनाया जाता है, नेटो कंट्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है, नेटो कंट्रीज किसको काउंटर करने के लिए बनाई जाती हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट का क्या रोल है, ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है तो काइंडली आप लोग पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं इसी प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं वो समझ आ सकें। ठीक है, ये फेजेस मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूएसए का रोल जो है ना वो गल्फ कंट्रीज़ में किस तरीके से रहता है। स्पेशली हम लोग देखेंगे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली ईरान, इराक, ठीक है, उसमें गल्फ की वॉर्स जो लड़ी गई हैं, ठीक है, उसमें हम लोग लबनान, सीरिया के क्राइसिस को देखेंगे। ठीक है, करंट पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ना वो रहा है, यानी हमास और इसराइल की जंग किस तरीके से लड़ी गई और वो ऑल टुगेदर किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट फैला अरब की कंट्रीज़ में। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले देखते हैं कि फर्स्ट गल्फ वॉर कब होती है, कैसे होती है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें टेक पार्ट करती है और यूएसए का इसमें क्या रोल रहता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट को। फर्स्ट जो गल्फ वॉर होती है ना वो किन के दरमियान होती है, ये होती है हमारे पास ईरान और इराक के दरमियान होती है। ईरान इराक वॉर कब होती है, जब सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, उस वक्त वो ईरान इराक एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट गल्फ वॉर कहा जाता है। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट गल्फ वॉर। इसमें रीज़न क्या थी, ये कब स्टार्ट होती है, 1980 से
1968 के दरमियान में ये फर्स्ट गल्फ वॉर स्टार्ट होती है। इसका स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट इस लड़ाई के पीछे क्या होता है, रिलीजियस होता है, ठीक है। यहाँ पे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को बेस बना के लड़ाई होती है। ये दोनों मुल्क कौन से हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं ना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो नेशनलिटीज़ की बेसिस के ऊपर लड़ाई होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो डिस्प्यूट जो है ना, वो टेरिटोरियल भी होता है और बॉर्डर्स के दरमियान भी होता है। ये कब स्टार्ट होता है, 1959 में। इसमें जो है ना ईरान जो है ना वो अटैक करता है इराक के ऊपर, इराक जो है ना ईरान के ऊपर अटैक करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह से दोनों के खराब होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि मोरओवर पीस और टेरिटोरियल कन्वेंशंस भी बुलाई जाती हैं, लेकिन उनको फिर ख़त्म कर दिया जाता है, यानी वो किसी मुस्बत उसमें नहीं पहुंच सकते, ठीक है। मुस्बत आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी उनके रवाबित होते थे, ठीक है, उनके जो भी उनके दरमियान में एग्रीमेंट्स होते थे ना, वो एक पॉजिटिव वे में एंड नहीं होते थे, वो नेगेटिव वे में एंड होते थे। इसलिए 1984 में क्या होता है कि बहुत कंट्रीज जो है ना क्या करती हैं, पर्शियन गल्फ को ख़त्म करने के लिए मतलब मिल बैठती हैं। यूएनओ का इंस्पेक्टर जो है ना वो कंफर्म करता है कि इराक जो है ना वो केमिकल वेपन्स यूज़ करता है अगेंस्ट ईरान, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएन का जो मतलब मेंबर होता है ना, यूएनओ का मेंबर जो होता है ना, वो क्या इंस्पेक्टर जो होता है ना वो क्या डिटेक्ट करता है कि इराक जो है ना वो क्या कर रहा है, ईरान के खिलाफ जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर रहा है। यूएन का रिएक्शन क्या होता है, इसमें यूएन फिर स्टेप्स लेना शुरू कर देती है, ठीक है। वो इमीडिएट स्टेप ये लेती है कि ईरान जो है ना उसको ईरान इराक की जो वॉर है ना उसको ख़त्म करने के लिए इमीडिएटली कोई ना कोई इस तरह की एग्रीमेंट्स करवाना, यानी सीज फायर करवाना, और इसके अलावा उनके दरमियान में एक मीडिएटरी रोल प्ले करने का वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये एट लास्ट क्या होता है कि पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है, ईरान इराक वॉर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ईरान फिर कुवैत के ऊपर इन्वेजन कर देता है, ठीक है। सेकेंड गल्फ वॉर कब स्टार्ट होती है, ये तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट गल्फ वॉर का कॉन्सेप्ट बताया। सेकंड गल्फ वॉर कब स्टार्ट होती है, सेकंड गल्फ वॉर का टाइम पीरियड मैं बता दूं कि ये होती है 1990 से 1991 में जो है ना सेकंड गल्फ वॉर लड़ी जाती है, और ये किन के दरमियान में होती है, ये भी ईरान इराक के दरमियान में होती है। ये किस बेसिस के ऊपर होती है, यानी ऑयल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है ना इराक चाहता है कि मतलब कुवैत देखें। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि ईरान इराक के दरमियान में पीस एग्रीमेंट साइन होता है, इराक जो है ना वो किसके ऊपर अटैक करता है, कुवैत के ऊपर अटैक करता है। कुवैत जो है ना आप लोग समझें कि ये भी जो है ना तेल की दौलत से माला माल कंट्री होता है। ये डिस्प्यूट इराक और कुवैत के दरमियान में किस बेस के ऊपर होता है, ऑयल की बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इराक जो है ना वो जो इराक जो है ना वो चाहता है कि मतलब कुवैत के ऊपर बिल्कुल मुकम्मल कब्जा कर ले, लेकिन कुवैत जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देता है कि हम लोग इराक को किसी किस्म की कोई मतलब ना कर्जा देंगे, ना उसको ना ही जो कर्जा हम लोग ऑलरेडी उसको दे चुके हैं हम लोग उसको वापस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ईरान इराक वॉर के पर्सपेक्टिव में जब कुवैत ने इराक की मदद की थी तो इराक चाहता था कि फिर में कुवैत जो है ना वो अपने पैसे वापस कर दे, लेकिन कुवैत ने वो ग्रांट देने से मतलब मना कर दिया। तो क्या होता है, इराक जो है ना वो कुवैत के ऊपर हमला कर देता है। ये उसके पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है। अब यूएसए कोalition किस तरह बनती है, यूएसए किस किस के साथ कोalition करके बनाता है। जॉर्ज वॉकर बुश जो होता है ना वो उस वक्त का लीडर होते हैं जब ये टाइम पीरियड है 1990 का और 1991 का जो टाइम पीरियड है उसमें जो है ना जॉर्ज वॉकर बुश जो होते हैं ना वो यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। वो जो है ना वो चाहते हैं कि कुवैत से इराक की फोर्सेस निकल जाएं। इराक में कौन होता है उस वक्त प्रेसिडेंट, सद्दाम हुसैन होते हैं, ठीक है। यूएसए जो है ना वो ज्वाइन करता है कोalition पार्टनर उसके अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि ऑयल और पर्शियन गल्फ से उसके अपने और अल्टीमेटली उसके गोल्स होते हैं, उसके अचीवमेंट्स होते हैं, उसके इंटरेस्ट होते हैं, और वो अपने इंटरेस्ट को परसू करने के लिए ये तमाम मिलिट्री रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। वो चाहता है कि ये जंग खत्म हो जाए, ठीक है। और चाहता है कि इराक को ना, ठीक है, इराक ऑलरेडी मतलब ऑयल और तेल की दौलत से माला माल है। अगर इराक कुवैत के ऊपर हमला कर देता और कुवैत को हथिया लेता तो इराक के पास बहुत ज़्यादा मतलब तेल की दौलत से वो माला माल हो जाता है। यूएसए को ये मंजूर नहीं था, इसी वजह से यूएसए फिर इनके दरमियान में इंटरवेंशन करता है और कुवैत से इराक की फोर्सेस को निकलने का कहते हैं, ठीक है। 20% ऑफ द वर्ल्ड जो है ना 20% दुनिया का तेल जो है ना वो कुवैत में है, ठीक है, क्योंकि वो बिगर ऑयल सप्लायर है, ठीक है। और ये बिगर ऑयल सप्लायर में सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई किसको किया जाता है, यूएसए को किया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिग मार्केट है, बिग मार्केट को ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग रोल देखते हैं कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने पीस और सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने में ईरान इराक और गल्फ वॉर को ख़त्म करने में किस तरह से अपना मीडिएटरी रोल प्ले किया, किस तरह से
अफगान में यूएसएसआर की जो फौजें थी ना उनको निकलने के लिए किस तरह से उसने अपना रोल प्ले किया, अलॉन्ग विद पाकिस्तान का हम लोग कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से यूएसए ने अपना पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए अपना रोल प्ले किया, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है, कंट्रीज को वो किस तरह से इकोनॉमिकली और डेमोक्रेटिकली वहाँ पे क्या करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज को। आप देखें वहाँ पे यूएसएसआर की जो भी फौजें थी, ठीक है, वो वहाँ से निकल गई, तो अल्टीमेटली अफगानिस्तान में पीस आया, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डेमोक्रेटाइजेशन की डेवलपमेंट हुई ना, ठीक। थर्ड हम लोग पर्सपेक्टिव देते हैं कि किस तरह से ह्यूमन राइट की वहाँ पे वायलेशन हो रही थी और ह्यूमन राइट की वायलेशन को खत्म किया गया, अल्टीमेटली ये भी किसने किया, यूएसए ने किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पावर की स्ट्रगल होती है और अफगानिस्तान में क्या होता है, 1995 में पीस कीपिंग मिशन जाता है जो कि अफगानिस्तान में पीस कीपिंग मिशन को परस्यू करता है और पीस वहाँ पे फिर अल्टीमेटली आ जाता है, पीस कीपिंग डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह से यूएसए जो है ना वो इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया। यूएसए वॉर ऑन टेररिज्म को डिक्लेयर करता है। 9/11 का वाक़या तो आप लोगों ने सुना होगा, 9/11 का वाक़या कब, कैसे, क्यों, किस वजह से पेश आया और किसने ये किया, ठीक है, और किन को सजाएं हुई, ठीक है। वॉर ऑन टेररिज्म जो है ना उसमें अफगानिस्तान का क्या रोल रहा है, क्यों यूएसए जो है ना वो 20 ईयर्स तक, ठीक है, यूएसए जो है ना 20 साल तक अफगानिस्तान में क्यों हालत जंग में रहा है, ठीक है, 9/11 के वाक़े के बाद है, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर क्या हुआ था, एक हमला हुआ था, ठीक है, जहाँ पे तकरीबन 3000 नियरली, ठीक है, 3000 के करीब लोगों की डेथ हुई थी और इतने ही लोग जो थे ना वो जख्मी हुए थे, इंजर्ड हुए थे। देखिए अब ये इतना बड़ा वाक़या जो है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर मोस्टली किनकी तादाद थी, अमेरिकन की, ठीक है। और ये जो है ना किसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, अफगानिस्तान के तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और किसको अल्टीमेटली सजा दी गई, तो उसमें मास्टरमाइंड किसको करार दिया गया, उसामा बिन लादेन को मास्टरमाइंड करार दिया गया, ठीक है। उसामा बिन लादेन को फिर 2011 में एबटाबाद से पकड़ के क्या किया गया था, किन के हवाले किया गया था, यूएसए के हवाले किया गया था और उसने क्या किया था, उनको फिर मार दिया था, ठीक है, बिन लादेन को, ठीक है। ये वॉर ऑन टेररिज्म का थोड़ा सा मैंने कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। फिर यूएसए की फौजें जो है ना अफगानिस्तान से कब निकलती हैं, 2021 में निकलती हैं, ठीक है, अगस्त 2021 में यहाँ से निकल जाते हैं। फिर अभी करंट पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने देखा है कि यूएसए किस तरह से इजराइल की बैक पे है और इजराइल किस तरह से जो है ना वो गजा में अपने जुल्म ढा रहा है और जेनोसाइडल कन्वेंशन का भी मुर्तकिब ठहरा है, ठीक है। ये जेनोसाइडल कन्वेंशन जो किसने पेश की थी, अफ्रीका ने पेश की थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने पेश की थी, किसके खिलाफ पेश की थी, इजराइल के खिलाफ। और वो क्या कहता था कि गजा में जो है ना वो क्या हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है, किनकी, गजन्स की, पैलेस्टीनियन की, ठीक है। ये हमारे पास कंटेम्प्रेरी सिनारियो में मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि किस तरह से यूएसए का रोल रहता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, यूएसए जो है ना वो कहता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है ना नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स को परस्यू करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है कि गजा में फ़लस्तीनियों को मारा जाता है, लेकिन यूएसए उसमें जो है ना बार बार पास होने वाली सीज फायर जो भी डील होती है ना उसको क्या कर देता है, वीटो कर देता है, ठीक है, बार बार उसने वीटो कर दिया। किस तरह से वो इजराइल को जो है ना कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट किया जा रहा है थ्रू वेपन्स, थ्रू एड, थ्रू आप लोग समझे कि मतलब उसकी पूरी हिमायत की इजराइल को हासिल है यूएसए की, ठीक है। वो वेपन्स के थ्रू भी उसकी हेल्प करता है, एड्स के थ्रू भी करता है, ठीक है, एड भी उसको प्रोवाइड करता है और फुल उसकी बैक करता है, ठीक है, फिर फुल उसकी बैक के ऊपर है, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया। यही आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि यूएसए का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को लेके कौन सा रोल है, कंफ्यूजिंग रोल है, क्योंकि एट द सेम टाइम वो ह्यूमन राइट्स की बात भी करता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो इजराइल को वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, एड भी दे रहा है ताकि वो फ़लस्तीनियों को मतलब जबरी बेदखल करें और किस तरह से उसका रोल रहता है, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि कंक्लूड हम लोग इसको करते हैं। कंक्लूजन में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनली रोल रहता है। लेकिन करंट पर्सपेक्टिव में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो यूएसए का जो रोल है ना वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट में अभी जो है ना वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो रोल है ना वो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि कन्फ्यूजिंग रोल है, ठीक है। वो एट द सेम टाइम वॉर्स में जहाँ पर भी वॉर हो रही है
देखिए कॉन्फ्लिक्ट उसको सूट करता है क्योंकि उसने अपने वेपन्स भी बेचने हैं, कॉन्फ्लिक्ट उसको सूट करता है, ठीक है। उसने अपने वेपन्स भी बेचने हैं, अपनी वेपन इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है, ठीक है। और इसराइल को किस तरह से उसने 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, थ्रू बेल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है। चाइना जो है ना उसको क्या सूट करता है, पीस सूट करता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसका अल्टीमेट गोल यही है कि हम लोगों ने क्या करना है, इकोनॉमिकली कंट्रीज को ग्रो अप करवाना है, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि किस तरह से यूएसए जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट उसको सूट करता है, चाइना को पीस सूट करता है। इसी वजह से चाइना जो है ना उसने मार्च की 10 को क्या किया था, मार्च की 10 2023 को सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में पैचअप करवाया था। वो पैचअप किस लिए करवाया था कि क्या हो सके मिडिल ईस्ट में जो है ना वो पीस को बरकरार रखा जा सके, ताकि पीसफुल वे से हम लोग अपने BAI प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। काइंडली आर पर्सपेक्टिव में लेक्चर नंबर 15 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट का रोल रहता है। मैंने हिस्टोरिकली भी उसके एग्जांपल्स को कोट किया है, मैंने आज तक कंटेम्प्रेरी सिनारियो में भी उसका रोल बताया है, चाइना का पर्सपेक्टिव भी बताया है, इसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम लोग अपने लेक्चर नंबर 16 के साथ राइज होंगे, ठीक है। न्यू डायमेंशंस होंगी। अगर आपको पीछे वाला कोई भी लेक्चर ना समझ आए तो आप लोग मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों को यूएसए से रिलेटेड डायमेंशंस ना क्लियर हो तो आप लोग इसी लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।